सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, सभी को स्वतंत्रता भारत के इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ 1931 की मार्च की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सज़ा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आज़ाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज़्यादा ही गहरा काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे के बलिदान की संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ लेकर के गया जहाँ पर इस नवयुवक को रखा गया था। ये नवयुवक अपनी माताजी को देख करके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इस नवयुवक क्रांतिकारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देख करके, जिससे उनकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। माँ को पता है बेटे को फांसी होना निश्चित है और बेटे को भी ये पता है कि माँ को ये पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। वो युवक मुस्कुराते हुए बोलता है कि माँ आप आई, मुझे पता था कि आप आएंगी। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को कहा कि बेटा, तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूँगी। वह नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनके हाथों को अपने हाथों में थमा लेते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे पता था कि मेरा यह निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहते, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसे रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूँगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। कैसे मैं इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी, जिन हाथों से बालपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आज़ाद करेगा और मुझे खोने का फिक्र मत करना माँ, क्योंकि आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना, तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। इसीलिए माँ, मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लिखने वालों ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना इन्होंने कभी नहीं कबूल किया। ऐसे कई नाम हैं इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम अगर मैं बोलता रहूँगा ना तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने आज़ादी के दीवाने इसी आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी है। उसकी कई गिनती नहीं। ये आज़ादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि हमारे इस देश के कई वीरों ने अपना खून देकर कमाई है। ये आज़ादी हमें विरासत यूँ नहीं मिली है, न जाने कितनी माँओं का दामन सुना हुआ है। आज़ादी के आंदोलन का वो दौर था जब लोगों की मूलभूत ज़रूरत
रोटी कपड़ा मकान नहीं होती थी, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना दुआ करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेज का गुलाम नहीं बनने की प्रण ले रखा था। अंग्रेज़ों की लड़ाई में जब ये लगा उनको कि गोलियां खत्म होने वाली है, तो आखिरी गोली को अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करना कभी नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था, भले मेरे जिस्म पर कितना ही लाठियों की चोट पड़ जाए, पर एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूच के एक एक कील की काम करेगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वो सेनानी थे जिनका ये कहना था, अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है ना, तो हमें मरना ही होगा, और जिन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये वो दौर था जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बलिदान से साबित कर गए कि हम आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक की अपनी तलवार के साथ खबूही से क्या सामना किया और लड़ते लड़ते अपने शहीद को स्वीकार किया, ना कि गुलामी को। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, ये हमें महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए। उन गांधी जी ने ये भी सिखाया है, या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं। भगत सिंह जी ने यह भी कहा है कि लड़ाई बंदूक की गोलियों के दम पे नहीं, बल्कि अपने अंदर के साहस के बुनियाद पर जीती जाती है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सिखाया है, अगर हमें अपने राष्ट्र को जिंदा रखना है ना, तो हमारे मन को एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की। आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का ये वो दौर था जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में आज़ादी के बिगुलवा हुआ करती थी, और ये आज का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में इंस्टाग्राम की रील्स हुआ करती है। आज़ादी के पर्व पर मेरे विचारों को समय देने के लिए धन्यवाद। वीरों को शहादत को याद रखिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसमें पूरी जी जान झोंक दीजिए, और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।